हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। यह अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है टॉपिक। तो कल अपन ने कहाँ तक कर लिया था? कल अपन ने मैं आपको बता दिया था ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड के बारे में, ब्लड सेल्स और उसकी बात करी थी अपन ने, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा की बात करी थी। तो आज देखो अपन, एक तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है ना। ब्लड के अंदर मतलब कहीं कट लग जाए तो थोड़ी देर बाद में अपने आप ब्लड आना बंद हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप एक बात देखो, जैसे अपनी बॉडी है ना, जो भी सारे सिस्टम है, ये इससे रिलेटेड, जो हार्ट से रिलेटेड है, उनको बोलते हैं कार्डियो वेस्कुलर, सर्कुलर नहीं, वेस्कुलर, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम मतलब जो भी अपने ब्लड वेसल्स जो है, और जिनको कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्ट कंट्रोल कर रहा है, अपन आज उनको देखेंगे। ठीक है, जैसे देखो अपने पास ये अपनी क्या है, ये मान लो ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरी में मैंने आपको बताया था कि कोई भी टिश्यू या कोई भी सेल जो होती है, उसके अंदर की तरफ एक सेल्स की लाइनिंग होती है ना, एक लेयर की लाइनिंग होती है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? ठीक है, तो ये ब्लड कैपिलरी के अंदर भी प्रेजेंट है, फिर ब्लड वेसल जो है उसके अंदर भी प्रेजेंट है। यहाँ इसमें इसके होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है इसमें, है ना, और फिर कुछ प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स एक तरह के सेल फ्रेगमेंट्स है। प्लेटलेट्स क्या है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। प्लेटलेट्स क्या है? एक तरह से सेल फ्रेगमेंट्स है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, और ये कैसी होती हैं? इन्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस सब्सेंट होता है। सॉरी, इनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, एन्यूक्लियस होते हैं। जैसे आरबीसी है, एन्यूक्लियस है। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये भी एन्यूक्लियस है। सिर्फ डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जो तो मैंने आपको बताया था, जिसका हेडफोन शेप का होता है, इसका बाइलोब्ड होता है, ट्राइलोब्ड होता है। तो वो सब किसके अंदर प्रेजेंट थे? डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट थे, है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब एक बात देखो आप, जैसे ये ब्लड ब्लड है अपना, ये कलर दिख रहा है ना आपको? दूसरा यूज करो, देखो जैसे ब्लड है, ब्लड में से ब्लड के दो पार्टिकल मैंने आपको बताए थे, एक तो प्लाज्मा बताया था और एक क्या बताया था मैंने आपको? ब्लड सेल्स बताया था, है ना। ये दो पार्टिकल मैंने आपको बताया था, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। अब देखो ब्लड सेल्स और क्या हो गया, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी पड़ी होती है। क्या होती है? कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन होती है जो क्या करती हैं, ब्लड को क्लॉटिंग कराने में हेल्प करते हैं। तो प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग प्रोटीन को निकाल दें, समझ रहे हो आपको मैं क्या बोल रही हूँ? बोल रही हूँ प्लाज्मा में से अगर अपन क्लॉटिंग प्रोटीन्स को निकाल दे तो क्या बच जाएगा? सीरम बचेगा, सीरम। इसको क्या बोलते हैं? इसको सीरम बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैंने अभी अब तक आपको क्या बताया कि प्लाज्मा, ब्लड के दो पार्टिकल, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? वाटर होता है 99%, और कुछ मैंने बताया था प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स कौन से होते हैं? कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं। अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन को हटा दें तो अपने पास क्या बचेगा? सीरम बचेगा। सीरम क्या होता है? अभी आती हूँ इस पे। एक चीज और देखो अब आप इसमें, ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल के अंदर क्लॉटिंग नहीं होती है। उसका कारण क्या है भाई? अपन देखते हैं कि ब्लड जहां से मान लो कट लगा वहां से ब्लड बाहर निकलता है और थोड़ी देर बाद में अपने आप रुक जाता है। तो वो रुक जाता है, वो ऐसा क्यों नहीं होता कि ये ब्लड कैपिलरी है और इसके अंदर यहाँ पे क्लॉटिंग हो गई काफी सारी और ब्लड यहाँ पे क्लॉट होकर रुक गया? कैपिलरी के अंदर क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? वेसल के अंदर क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन होती है जिसको क्या बोलते हैं? हेपेरिन। उस प्रोटीन का क्या नाम है? हेपेरिन।
हिपेरिन क्या है? एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है ना? ये बात समझ में आ गई आपको? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा और सेल्स प्रेजेंट है। प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग प्रोटीन को निकाल दे तो क्या बचता है? सीरम बचता है, जो कि क्लॉटिंग होने के बाद आता है, एक येलोइश कलर का। अब मैंने आपको बताया कि एंटी क्लॉटिंग, जब ये मतलब ब्लड जो है, जब ब्लड वेसल के अंदर बह रहा है ना, तो उस टाइम पे इसमें क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हिपेरिन प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे देखते हैं। ये अपनी क्या थी? ब्लड कैपिलरी, है ना? ठीक है, ये अपनी क्या थी? ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट थी। इसके अंदर आरबीसी थी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और यहाँ पे ये जो लेयर अंदर की तरफ बनी हुई है, ये इधर भी प्रेजेंट होती है। इसको बोलते हैं, ये बनी होती है इसके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम की। किसकी बनी होती है ये? स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ये लेयर जो है किसकी बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है, अब जब डैमेज होता है, कोई चोट लगती है तो क्या होता है? यहाँ चोट लगेगी तो यहाँ से ये सेल्स कुछ क्या हो गई? फट जाती है। यहाँ से कुछ सेल्स क्या हो गई? फट गई। यहाँ पे क्या हो गई? जगह बन गई। तो ये जो अपनी प्लेटलेट्स हैं, ये यहाँ पे आके क्या करती है? एक दूसरे से जुड़ जाती है ऐसे, है ना? लेकिन इनके जुड़ने से, देखो ये जुड़ जाती है यहाँ के, लेकिन इनके जुड़ने से क्लॉटिंग होती नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनके साइड से इधर से ब्लड निकलता रहता है ना? तो यहाँ पे क्या होता है? ये भी फिर ये खुद भी क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है ब्लड निकलने की वजह से, है ना भाई? बार बार एक चीज यहाँ से निकल रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लेटलेट से ये भी क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। अब देखो, जैसे डैमेज्ड प्लेटलेट्स और एक अपने पास हो गया डैमेज्ड टिश्यू। टिश्यू भी तो डैमेज हुआ है ना, या फिर सेल बोल दो, टिश्यू या फिर सेल। डैमेज प्लेटलेट्स क्या करती है? जब इसके ये यहाँ पे आके ब्लड क्लॉटिंग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग रुकती नहीं है। ब्लड जो है वो क्या कर रहा है? बाहर फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे ब्लड रुक नहीं रहा, है ना? तो ये क्या करती है? ये यहाँ से एक एंजाइम रिलीज करती है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। कौन सा एंजाइम रिलीज करती है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम रिलीज करती है। ठीक है, और इसको फिर प्रोथ्रोम्बिन भी बोल देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये रिलीज करती है। डैमेज टिश्यू है, इससे भी एंजाइम रिलीज होता है। कौन सा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा एंजाइम रिलीज होता है इससे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन थोड़ी देर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बोकाइनेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में? मैंने क्या बताया? जब यहाँ से ब्लड कैपिलरी फट गई, कट गई, तो प्लेटलेट्स ने इसको रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाई, तो यहाँ एंजाइम रिलीज करती है। कौन सा? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम रिलीज करती है। फिर देखो, लीवर अपना, है ना? ये अपना लीवर है। तो लीवर से एक एंजाइम आता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा एंजाइम आता है? प्रोथ्रोम्बिन। लीवर से कौन सा एंजाइम आता है? प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम आता है। और ये कैसा होता है? ये सोल्यूबल होता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन आता है और ये कैसा एंजाइम है? सोल्यूबल है, और ये इनएक्टिव है। मैंने क्या बताया था? जिसके आगे भी प्रो लगा हो
और लास्ट में एज लगा हो, वो कैसे होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था, तो ये बात यहाँ भी फॉलो होती है। ठीक है, ये कैसा है? इनएक्टिव है। कौन? प्रोथ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बोकाइनेज जो है ये इस पे वर्क करेगा विद हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, और इसको किस में चेंज करा देगा? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है वो कैसा है? एक्टिव है। ठीक है, दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है। थ्रोम्बिन कैसा है? एक्टिव है। ठीक है, अब देखो ये थ्रोम्बिन जो है इसके ऊपर कैल्शियम आयन काम करता है। कहां लिखूं? अपने पास थ्रोम्बिन बन गया है ना। थ्रोम्बिन पे कैल्शियम आयन वर्क करेगा और इसको चेंज कर देगा फाइब्रिनोजन। किसमें? नहीं, फाइब्रिनोजन में नहीं, ये थ्रोम्बिन बन गया। सॉरी, इतना क्लियर होगा आपको? थ्रोम्बिन बन गया। अब क्या होता है, लीवर से एक एंजाइम और आता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। उस एंजाइम का क्या नाम है? फाइब्रिनोजन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अभी तक मैंने डैमेज प्लेटलेट्स, डैमेज टिश्यू क्या रिलीज किया? थ्रोम्बोकाइनेज या फिर प्रोथ्रोम्बिन, और इसने कौन रिलीज किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब लीवर से कौन सा एंजाइम आ गया? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन पे इसने काम किया थ्रोम्बोकाइनेज ने कैल्शियम आयन की हेल्प से, और क्या बना दिया? थ्रोम्बिन बना दिया। ठीक है, थ्रोम्बिन बनने के बाद यहां से कौन सा एंजाइम आया लीवर से? नहीं, एंजाइम का नाम है, कौन सी प्रोटीन आई? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन सोल्यूबल है। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से? कैल्शियम आयन की हेल्प से। यही कैल्शियम आयन, इसकी हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फाइब्रिन। फाइब्रिन इनसोल्यूबल है। थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होती है ये। अब ये फाइब्रिन बन गए, धागे धागे से संरचना बन गई, धागे धागे से स्ट्रक्चर बन गई। अब ये धागे धागे यहाँ पे जो जगह बची है बीच में, ये इनमें आके फंस जाते हैं। ठीक है, इनमें फंसने से आरबीसी यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाती और ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। यहाँ पे ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉट होने के बाद क्या हुआ? प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रेजेंट है अंदर। प्लाज्मा में से वाटर तो यही रह गया है ना, और कुछ येलोइश कलर का मैंने आपको बताया था सीरम, सीरम बताया था ना मैंने आपको। तो क्या होता है कि वाटर जो इसके अंदर प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, वो बाहर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। कोई भी क्लॉटिंग प्रोटीन बाहर नहीं जा सकती। सिर्फ क्या बाहर जाता है? कुछ सीरम बाहर जाता है थोड़ा सा, और सीरम बाहर जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाती है? क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, क्लॉट होने के बाद येलोइश कलर का कुछ निकलता है, चिपचिपा सा जेली लाइक निकलता है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? सीरम बोलते हैं। वो क्या हो गया? सीरम हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, ब्लड की क्लॉटिंग हो गई। अब एक डिजीज है हीमोफीलिया, है ना। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। एक बार कट लग गया कहीं पे तो ब्लड जो है वो बहता ही रहता है, ब्लड का रुकना बंद, बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, कौन सी डिजीज होती है वो डिजीज होती है अपनी हीमोफीलिया। कौन सी डिजीज होती है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? ये एक जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्योंकि ये डीएनए से कंट्रोल होती है। डीएनए के अंदर कुछ चेंजमेंट ऐसे होते हैं, कुछ इवोल्यूशन ऐसा होता है जिसकी वजह से डीएनए प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता है और वो इसमें क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्लॉटिंग एब्सेंट। पहली बात तो यही है, क्लॉटिंग एब्सेंट, क्लॉटिंग नहीं होती है ब्लड की। ठीक है, ये कब होता है? जब देखो अपन, मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड क्लॉटिंग में कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं? 12 होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। 1 2 3 4 5 6 7, इनको ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ,
8th 9th 10th 11th और 12th। ठीक है, ये इनके डिस्कवरी के बेस पे इनका जो नोमेनकल्चर जो हुआ है वो किसके बेस पे हुआ है, इसकी डिस्कवरी के बेस पे हुआ है। मतलब पहले जो जिसको पहले डिस्कवर किया वो फर्स्ट नंबर पे, जिसको बाद में डिस्कवर किया वो सेकंड नंबर, जिसको सबसे लास्ट में डिस्कवर किया वो सबसे लास्ट में। आपको 12 के 12 फैक्टर याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 4 फैक्टर याद करने हैं शुरू के। ठीक है, शुरू के 4 फैक्टर याद करने हैं। और ये 9th और 10th वाले में देखना है आपको कि 9th और 10th की अब्सेंस की वजह से क्लॉटिंग नहीं होती, क्योंकि विटामिन के हेल्प करता है, क्लॉटिंग में विटामिन के भी हेल्प करता है ना। तो ये 9th और 10th फैक्टर की अब्सेंस की वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाती और कौन सा रोग हो जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, हीमोफीलिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है फाइब्रिनोजन। सबसे पहला फैक्टर कौन सा, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को 1 नंबर पे खोजा, 1 नंबर पे इसको डिस्कवर किया, इसलिए सबसे पहले फाइब्रिनोजन। फिर है प्रोथ्रोम्बिन, फिर कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन के बाद किसको डिस्कवर किया, प्रोथ्रोम्बिन को डिस्कवर किया। प्रोथ्रोम्बिन के बाद डिस्कवर किया थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और सबसे लास्ट हो गया कैल्शियम आयन। आपको ये 4 फैक्टर याद करने हैं और ये 9th और 10th की वजह से हीमोफीलिया होता है, इतना याद करना है। आपके एनसीईआरटी में एक टर्म दी हुई है कैस्केड प्रोसेस, यहां लिख दूं, कैस्केड प्रोसेस क्या है, जैसे एक रिएक्शन हुई, ठीक है, सी बन गया, इस सी की वजह से अगली रिएक्शन हुई और फिर इसने क्या कराया, इसकी वजह से इसने दूसरी रिएक्शन कराई और क्या बना दिया, ई, फिर इसकी वजह से कोई अदर रिएक्शन हुई और इसने क्या बनाया, एस। मतलब रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रही है, उसका जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन बनाने में हेल्प करे, तो इसको बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस, एक की वजह से दूसरी रिएक्शन का होना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कितने फैक्टर बताए हैं मैंने, 12 फैक्टर होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। आपको सिर्फ 4 याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कौन सा, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन। ठीक है, और इसके अंदर हीमोफीलिया के अंदर 9th और 10th फैक्टर याद रखना है। हीमोफीलिया में होता क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, और इसमें क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड का काफी चोट लगने से, छोटी सी चोट लगने से ब्लड का काफी लॉस हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब देखो एक टर्म और याद रखना, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या होता है, जैसे अपनी ब्लड कैपिलरी है ना, तो कई बार क्या होता है कि ब्लड कैपिलरी में अपने आप भी कुछ, जैसे यहाँ पे कुछ कट लग गया और फिर अपने आप ही रिपेयर हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा क्लॉट बन गया, फिर थोड़ी देर बाद में यहाँ पे कोई कट लग गया और यहाँ पे थोड़ा क्लॉट बन गया। तो कई बार क्या होता है, ये क्लॉट जो है ये यहाँ से हटके और ब्लड के अंदर ट्रेवल करने लगता है। ठीक है, ये ब्लड के अंदर ये घूमने लगता है ये क्लॉट। तो ये क्लॉट जो है ना बहुत क्या है, ये हार्मफुल है अपने लिए। क्यों, मान लो ये क्लॉट जाके कहीं पतली कैपिलरी के अंदर फंस गया, फिर ब्लड का क्या नहीं हो पाएगा, जब ये कैपिलरी के अंदर फंस जाएगा तो ब्लड आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा, टिश्यूज मरने लगेंगे इसके बिना, ऑक्सीजन के बिना, है ना, फूड के बिना, ऑक्सीजन के बिना टिश्यू क्या करने लगेंगे, मरने लगेंगे, क्योंकि ये क्लॉट जो जाके फंस गया ब्रेन में, कहीं जाके कैपिलरी के अंदर फंस गया तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन की सेल डैमेज हो जाएंगी, है ना। तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बस, इसका क्या नाम है, थ्रोम्बस। ठीक है, इतना याद रखना आप, एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर 4 फैक्टर बताए मैंने आपको। सबसे पहले डैमेज, सेल डैमेज होती है और प्लेटलेट्स डैमेज होती है। प्लेटलेट्स जो है क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज, और जो सेल है वो करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर वहां से लीवर से आता है कौन, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन किसमें, थ्रोम्बिन के अंदर। और फिर थ्रोम्बिन जो एंजाइम है, नहीं थ्रोम्बिन प्रोटीन है, थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो फिर से फाइब्रिनोजन आता है लीवर से ही, वो उसको कन्वर्ट कराता है किसमें, फाइब्रिन के अंदर। और अल्टीमेटली फाइब्रिन जो है वो क्या करता है, उसमें जाके फंस जाता है, छोटी सी जो भी खरोच लगी थी वहां पे, और वो
ब्लड क्लॉटिंग बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, ठीक है। हीमोफीलिया आपको समझ में आ गया। बाकी कल अपन देखेंगे अगली क्लास में लिम्फ, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही है और अच्छे से तैयारी करो, पढ़ते रहो। थोड़े दिन में नेट की एग्जाम डेट आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगी क्या रहता है। थैंक यू सो मच।